आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जो सुर्खियों के पीछे छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, धोखे और रणनीति से लड़ी जाती है। ये ईरान की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है जहां हर एक चाल के कई मतलब निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक मामूली सा छाता दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को मात दे सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ईरान की रणनीति का ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छा, तो इसे जरा समझते हैं। एक तरफ हैं अमेरिका के हाई-टेक थर्मल कैमरे जो गर्मी से मिसाइल लॉन्चर जैसी चीज़ों को मीलों दूर से पहचान लेते हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने इसका एक कमाल का जुगाड़ निकाला। वो अपने मिसाइल लॉन्चर के ऊपर बस एक छाते का कपड़ा डाल देते हैं और नतीजा, वो लॉन्चर उन अरबों डॉलर के कैमरों के लिए लगभग गायब हो जाता है। मतलब एक छाते ने एक सुपर पावर की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। पर देखिए, ये छाता तो बस एक छोटी सी चाल है। असली खेल, असली रणनीति तो अब शुरू होती है। ये समझना कि कैसे ये छोटी सी चाल एक बहुत बड़ी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा है, जिसे कहते हैं डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान का मकसद किसी चीज को तबाह करना है ही नहीं। उनका असली खेल है सामने वाले के डिफेंस सिस्टम को इतना उलझा देना, इतना थका देना कि वो ठप पड़ जाए, पूरी तरह से ओवरलोड हो जाए। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले ईरान एक साथ सैकड़ों सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दागता है। अब अमेरिका को अपने महंगे पैट्रियट और थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर ये महंगे सिस्टम उन सस्ती मिसाइलों को रोकने में अपने लाखों करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर खर्च कर देते हैं। और जब ये महंगे इंटरसेप्टर खत्म हो जाते हैं, बस तभी ईरान अपने सबसे सटीक और खतरनाक हथियारों से हमला करने का रास्ता साफ कर लेता है। तो ये मामला बन जाता है दो बिल्कुल अलग सोच का, दो अलग अलग रणनीतियों का। एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी जो हाईटेक, महंगे और सटीक हथियारों पे भरोसा करते हैं, यानी क्वालिटी पर जोर देते हैं। और दूसरी तरफ है ईरान जो सस्ते लेकिन बहुत ज्यादा तादाद वाले हथियारों से हमला करता है, यानी उसका जोर क्वांटिटी पर है। ये दो अलग अलग सैन्य दर्शनों की सीधी टक्कर है। चलिए अब इस खेल को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। इस शतरंज की बिसात पर और भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही अमेरिका की मिसाइलें मिडल ईस्ट में कम पड़ने लगती हैं, वो मदद मांगता है अपने दोस्तों से, जैसे साउथ कोरिया और जापान, और बस यहीं पर खेल में एंट्री होती है दूसरे बड़े खिलाड़ियों की, जैसे चीन और रूस। इस पर सोर्स में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है। जैसे ही अमेरिका मदद मांगता है, चीन नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा करता है। सोर्स में उसे मजाक में डोमिनोज का बर्गर कहा गया है। मतलब उसे एक सस्ते डिस्पोजेबल मोहरे की तरह दिखाया गया है। चीन उसे मिसाइलें दागने को कहता है, और नतीजा, नॉर्थ कोरिया फौरन जापान और साउथ कोरिया की तरफ मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। और देखिए इसका असर क्या होता है। अमेरिका मजबूर हो जाता है अपनी मिसाइलें वापस जापान और साउथ कोरिया की रक्षा में भेजने के लिए। और जैसे ही अमेरिका का ध्यान यहां से हटा, चीन को ताइवान के पास अपना खेल खेलने का मौका मिल गया। बिल्कुल एक तीर से दो निशाने। ये जियोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां एक जगह का तनाव दूसरी जगह मौके बनाता है। चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक ऐसा पेज है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, खासकर 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ। हम सबने सुना है या पढ़ा है कि 1965 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पर सोर्स का कहना है कि ये तो सिर्फ आधी कहानी है, असली सच कुछ और ही है। तो देखिए हुआ क्या था। 1965 में ईरान पर राज था अमेरिका के करीबी शाह पहलवी का। उन्हीं ने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान को कुछ हेलीकॉप्टर दिए थे। लेकिन फिर आया 1979। ईरान में क्रांति हुई और सत्ता में आए आयतुल्ला खुमैनी, और उन्होंने आते ही सारी पुरानी नीतियां पलट दी। और सबसे बड़ी बात, जब 57 मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया, तब अकेले खुमैनी के ईरान ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस ईरान की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे खिलाड़ी, इतनी सारी चालें, दिमाग में एक ही सवाल आता है, इस पूरे खेल का, इस सारी उथल पुथल का असली फायदा आखिर हो किसे रहा है? इस पर सोर्स एक बहुत ही, कह सकते हैं कि तीखी बात कहता है। सोर्स का दावा है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव की बात आती है, तो कई मुस्लिम देश, जैसा कि सोर्स में लिखा है, अल्लाह से ज्यादा ट्रंप से डरते हैं।
अब इस सोर्स का अपना नजरिया है, लेकिन ये उस इलाके की जटिल राजनीति को जरूर दिखाता है। और इन सब के बीच जब सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एक खिलाड़ी है जो चुपचाप बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। सोर्स की माने तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस पूरे माहौल से, तेल की बढ़ती कीमतों से हर रोज लगभग 6,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जब दुनिया में कहीं लड़ाई होती है तो किसी न किसी का फायदा तो होता ही है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। इस हाईटेक जमाने में जहां अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी को एक मामूली छाता मात दे सकता है, जहां शतरंज की बिसात पूरी दुनिया है, तो असली विजेता कौन है? वो जिसके पास सबसे महंगे हथियार हैं, या वो जो इस केओस के खेल को, इस अराजकता को सबसे बेहतर तरीके से खेलना जानता है? ये सवाल सोचने वाला है।